पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का आदान प्रदान, है ना। यह गैस का जो एक्सचेंज पढ़े थे, हम लोग के शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वह दो जगह होता है, एक लंग्स के अंदर एल्वोलाई के पास और दूसरा बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं और ब्लड के बीच, है ना। यहाँ पर भी एल्वोलाई और ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई में हवा होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स के बीच में ब्लड होता है, मतलब ब्लड और एल्वोलाई के बीच में यहाँ एक्सचेंज होता है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके हार्ट के द्वारा शरीर के विभिन्न पार्ट में चला जाता है और वहाँ पर जहाँ जहाँ बॉडी टिश्यू है पूरे शरीर में, वहाँ पर फिर से उनका आदान प्रदान होता है ना, जिसको हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान। तो पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि ये जो एक्सचेंज होता है यहाँ एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में, तो यह डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर अगर जाए तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। तो यहाँ डिफ्यूजन के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मतलब आप लोग जानते हो विसरण। ये जो डिफ्यूजन की क्रिया होती है इसके लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्रेशर। आप लोग जैसे देखे होंगे कहीं पर भी कोई पानी अगर कहीं पर ज़्यादा है तो वो कम की ओर जाता है, ज़्यादा से कम की ओर ही जाता है मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का अलग प्रेशर होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग प्रेशर होना चाहिए। वही प्रेशर क्या करता है, उसको पार कर देता है यहाँ पर और उसी तरह यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि गैस का जो एक्सचेंज है वो दो जगह हो रही है। एक तो एल्वोलाई के पास, लंग्स के पास, है ना, जो मेन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी, ये नीट में आया हुआ है। और दूसरी बात, दूसरा जो एक्सचेंज होता है वो होता है बॉडी टिश्यू के पास, ठीक है। ये दो जगह आप लोग समझ गए। अब इसको फिगर को देख के आप लोग बता सकते हो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से ब्लड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एल्वोलाई में, ब्लड से एल्वोलाई में जाएगा, तभी तो वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में आएगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो वो टिश्यू से ब्लड, यहाँ पर एल्वोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, यही एक्सचेंज हो रहा है, दोनों का होगा एक्सचेंज, है ना। और बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। सामान को लाद दिया गया, ट्रांसपोर्ट हुआ और जहां उतारना होगा उतार दिया, ये चीज है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रक में लोड हो गया, उसके बाद ये गया, यहाँ बहते बहते ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ट्रक से चला गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना, ट्रक में लोड हुआ ब्लड में, फिर यहाँ से ट्रक से अनलोडिंग हो गई। यही तो हो रहा है बार बार। तो आप लोग समझ गए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होती है, एल्वोलाई एट टिश्यू, पहला पॉइंट। एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वह सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तीसरी बात, यहाँ पर प्रेशर की आवश्यकता होती है और यहाँ पर देखो जो प्रेशर है ऑक्सीजन का उसको लिखते हैं PO2 और कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी, प्रेशर PCO2। पार्शियल प्रेशर करने का मतलब है उसका प्रेशर बटा टोटल का प्रेशर, उसी को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। आप लोग केमिस्ट्री में पार्शियल प्रेशर पढ़ोगे, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इसका प्रेशर नहीं होता है ना, पार्शियल प्रेशर इसका नहीं होता। पिछले क्लास में बताया था, मान लो ऑक्सीजन का एक प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक प्रेशर है, अपना अपना प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर बटा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2।
ये होता है पार्शियल प्रेशर। उसके बाद अलावा कि जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी मायने रखता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और कितना ज़्यादा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20 से 23 लिखा है, 20 से 25% ज़्यादा सॉल्युबल होता है, समझ रहे हो। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम लोग क्या करते हैं, नया पढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमने थोड़ा रिवाइज कर दिया, आपको याद रहे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सचेंज जो पढ़ेंगे एल्वोलाई के पास, एल्वोलाई के पास, तो यहां पर ये है एल्वोलाई, ये है एल्वोलाई, और ये है उसके चारों तरफ का ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरी बताया था कि लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी है ना, और इसमें ब्लड है, ठीक है। ये एल्वोलाई है आपका, ठीक है। सभी लोग जानते हो इस बात को कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई की ओर जाएगा, यही होगा, है ना, यही होगा ना, तो ब्लड में आएगा। ये ब्लड इधर बह रही है। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन के लिए क्या क्या पार करना पड़ा ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखो ये एल्वोलाई जो है, इसकी जो दीवार होती है, हमने लिखाया था, इसके दीवार को कहा जाता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये इसको पढ़ा चुके हैं एल्वोलाई में। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको SSE भी लिखते हैं, एक क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और ये जो ब्लड कैपिलरी है, इसका जो वॉल ये वाला जो दिख रहा है, इसके वॉल का नाम रखा गया है इंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको, इंडोथीलियम, ठीक है। ये एल्वोलाई का वॉल और ये ब्लड का वॉल। अब इन दोनों के बीचों में एक विशेष प्रकार का सबस्टांस होता है, या फिर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इस तरह से। इस सबस्टांस या मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर एल्वोलाई से अगर ब्लड में आ रही है, तो इसे 3 दीवालों को क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर इंडोथीलियम। क्या नाम है, इंडोथीलियम। 3 गो लेयर है ना, उसको क्रॉस करके इसमें आएगा। अच्छा, क्रॉस कैसे करेगा, डिफ्यूजन के द्वारा। कैसे क्रॉस करेगा, डिफ्यूजन के द्वारा। और डिफ्यूजन कैसे होगा, प्रेशर के कारण। किसके कारण, प्रेशर, डिफ्यूजन, क्रॉस एक्सचेंज। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से एल्वोलाई में आएगी, तो इसे भी पहले क्या पार करना पड़ेगा, इंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन
और सिंपल इसका मतलब फिर उसमें चला जाएगा, फिर सांस बाहर करके उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, for exchange gases at alveoli, gaseous exchange at alveoli है ना, 3 लेयर present, सिंपस स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा जो है इंडोथेलियम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल नॉलेज है, ये जो थिकनेस है ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए इजी के लिए? क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है, तब इजीली हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गैस एक्सचेंज के लिए मेम्ब्रेन जितना कम थिकनेस होगा, मोटाई होगा, उतना आसानी से गैस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये थिकनेस बढ़ जाने के क्या कारण क्या होगा? धीरे हो जाएगा। किसी किसी बीमारी में ये थिकनेस मोटा हो जाता है, जिसके कारण आसानी से आदान प्रदान नहीं होता है। और आप लोग जानते हो ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो क्या हो सकता है? कभी ध्यान दिए हो? नाक को बंद कर लो थोड़ा देर, 1 मिनट करो, उसके बाद 2 मिनट करो, क्या होगा? क्या होगा भाई? बॉडी शेक होने लगेगा आपका। या कोई देखे तकिया वगैरह, वीडियो वगैरह में तकिया वगैरह डाल देता है, क्या होता है? छटपटाने। क्यों छटपटाने लगे? ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन ब्रेन को हमें हर एक सेकंड में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो इसलिए ब्रेन छटपटाने लगता है, ब्रेन के कारण छटपटाने। ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए एल्वेओलाई के पास 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंडोथेलियम, है ना। फॉर इजी एक्सचेंज, देखो गैसियस आप लोग हमेशा सोचते हो सर गैसियस आप किसको लिखते हो? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इजी गैस एक्सचेंज, फॉर इजी एक्सचेंज थिकनेस of membrane must be less, कम होना चाहिए। ठीक है, तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो एल्वेओलाई के पास हमने पढ़ लिया, टिश्यू के पास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन होता है एल्वेओलाई के पास गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब हमारा एक्सचेंज वाला टॉपिक खत्म हो गया। एक्सचेंज वाला टॉपिक खत्म हो गया। फटाफट खड़े हो जाइए आप, बताइए एक्सचेंज कहां कहां हो रहा है? ब्लड का, सॉरी ब्लड नहीं, गैस का कहां कहां हो रहा है? लंग्स के पास, और हार्ट के पास नहीं हो रहा। हार्ट तो खाली पंपिंग करता है। अभी पढ़े थे ना जी, एक लंग्स के पास, फेफड़ा के पास, और कहां हो रहा है? टिश्यू के पास। कहां हो रहा है? एल्वेओलाई के पास, लंग्स के पास और टिश्यू के पास, 2 जगह एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और बीच में क्या हो रहा है तब? है ना, एक्सचेंज तो लंग्स के पास हुआ, फिर जाके कहां हुआ? टिश्यू के पास। बीच में क्या हो रहा है? उसको बहाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑक्सीजन आया, उसको ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू के पास, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ट्रांसपोर्ट करके लंग्स के पास। ट्रांसपोर्ट, अब क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन एल्वेओलाई से कैसे यहां तक आता है टिश्यू के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगा? टिश्यू से लेकर के लंग्स तक, उसके बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। बैठ जाइए। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ना। तो ऑक्सीजन लंग्स है, टिश्यू है ना। यहां लंग्स से टिश्यू के पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और टिश्यू से लंग्स के पास कहां जाएगा, कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद लंग्स से बाहर कौन चला जाएगा, CO2, और लंग्स के अंदर कौन आएगा, ऑक्सीजन। ये आएगा, ये आएगा ना। तो हमें क्या पढ़ना है, ये वाला चीज, लंग्स से टिश्यू के पास और टिश्यू से लंग्स के पास। या फिर अब डायरेक्ट बोल देंगे एल्वोलाई, एल्वोलाई से टिश्यू के पास और टिश्यू से एल्वोलाई। तो लंग्स के जगह पे एल्वोलाई करेंगे क्योंकि वहीं पे हो रहा है काम, है ना, वहीं पे हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो पहले ऑक्सीजन, एक चार्ट बनाते हैं उसको समझिएगा। चार्ट, तो ऑक्सीजन का अगर ट्रांसपोर्ट देखा जाए, ऑक्सीजन का, तो ट्रांसपोर्ट करने वाला है कौन यहां पर, ये बताइए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने वाला कौन है, कौन है, ब्लड है। ब्लड में ही जा रहा है ना, ब्लड से वहां जा रहा है। क्लियर, ये बात सबको क्लियर, ब्लड जाएगा। तो देखो इधर लिखते हैं हम, ब्लड जो होता है ना, ब्लड दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है प्लाज्मा जो येलो कलर का होता है, और दूसरा होता है ब्लड सेल, या इसको कहा जाता है ब्लड कार्पुसल्स। सेल्स लिख देते हैं आप लोग क्योंकि इसको पढ़े नहीं हो, कार्पुसल्स नहीं लिखते। ब्लड सेल 3 प्रकार का होता है ब्लड के अंदर। आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है जो आप लोग डेंगू में कम हो जाता है, प्लेटलेट्स। इसका नाम आप लोग सुने हो, प्लेटलेट। ये सेल्स होते हैं, ब्लड सेल, ठीक है। दूसरी बात कि प्लाज्मा जो होती है ना, ये लगभग 55% होती है। कितनी होती है, प्लाज्मा मतलब समझो पानी, प्लाज्मा मतलब ब्लड का पानी, और ब्लड सेल तो समझ रहे हो, कोशिकाएं, ठीक है। तो ये तीनों किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहेंगे ये ब्लड सेल्स। समझ रहे हैं ना बात को। ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 45%, कम होते, ये ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट करने में WBC का कोई भी रोल नहीं है, प्लेटलेट्स का कोई भी रोल नहीं है। किसका है, प्लाज्मा का और RBC। गैस का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करेगा और RBC। RBC में भी एक विशेष प्रकार का रचना होता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसे, इसको शॉर्ट में हम लोग हमेशा HB लिखेंगे। हीमोग्लोबिन कैसा रंग होता है इसका, हाँ लाल होता है, इसी के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है इसी के कारण। तो यही हीमोग्लोबिन कैरी करता है और प्लाज्मा तो कैरी करता है। क्लियर हो गया, ब्लड का समझ गए ना, मोटा मोटी समझ गए ना क्या क्या होता है, ठीक। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन चलते हैं। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा भी करती है, और RBC के जगह पे अब क्या लिख देंगे, RBC लिख देते हैं। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन ही है मेन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लाज्मा, 3% करती है मात्र, मतलब 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलता है, बाकी के बाकी कौन करता है, हीमोग्लोबिन।
तो लगभग 97% ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा ढोता है और 97% ऑक्सीजन कौन ढोता है? हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर है। कोई दिक्कत आपको? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से ढोया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड को ही ढोती है। बचा कितना? 93%, 93% बचा ना, 7% हट गया। 93% में 23% जो होती है, सॉरी यहां पर लिख देते हैं, इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी, वह 23% कैरी करती है। कितनी कैरी करती है? 23%, ठीक है। बाकी कितना बच गया? 70% जो है यह एज बायकार्बोनेट बहती है, एज बायकार्बोनेट। और ये जो बायकार्बोनेट है ये बनता है इसमें है, ठीक है, बनता है इसमें है, उसके बाद ढो ये देता है। इसीलिए यहां पर कुछ भी नहीं लिखे, एज बायकार्बोनेट यह कितना परसेंट है? 70%। इसको जल्दी से रटो, इसको जल्दी से रटो, जल्दी से। रट लिया होगा? बता सकते हैं आप प्लाज्मा कितना ढोती है ना? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा CO2 7%, हीमोग्लोबिन 23, कार्बोनेट के फॉर्म में 70%, ठीक है। ये एक चार्ट था छोटा सा, ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पूरा पढ़ने के चक्कर में सब भूल जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पहले ये हेडिंग डालते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ना, 7, सॉरी बार बार 7 आ जाता है ना, तो लिखा जाए 3% ऑक्सीजन कैरीड बाय प्लाज्मा बट 97% ऑक्सीजन कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। आरबीसी भूल जाएंगे, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन बार बार हीमोग्लोबिन कहना है ना। उसके बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाती, बॉन्ड, बॉन्ड समझते हैं? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है, और हीमोग्लोबिन गाड़ी है और ऑक्सीजन क्या है? पैसेंजर। क्या है? पैसेंजर है, ठीक है। ऑक्सीजन है ना बॉन्ड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं इसको? देखो कैसे, ये ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इसको ये हो जाएगा HbO2, इसी को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत इसमें? एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन को कैरी करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन। उसके अलावा 100 मिलीलीटर ब्लड, 100 मिलीलीटर ब्लड कैरी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा? 15 ग्राम। 100 मिलीलीटर ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है, ठीक है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के पास कितना ऑक्सीजन होगा? गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। तो इसीलिए 100 मिलीलीटर ब्लड कैरी 100 मिलीलीटर ब्लड कैरी 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन। 100 मिलीलीटर ब्लड है आपके पास तो हीमोग्लोबिन कितना होगा? 15 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना होगा? 20 मिलीलीटर। ऑक्सीजन गैस है, क्या है? गैस का वॉल्यूम लिखते हैं मिलीलीटर। गैस का क्या लिखा जाता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखे हैं। और हीमोग्लोबिन पार्टिकल है तो उसको ग्राम में लिखेंगे। मोल कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ब्लड भी क्या है? पानी है, उसको मिलीलीटर में लिखे। बोलते हैं ना इसके शरीर में 3 लीटर खून है, 3 यूनिट खून है, बोलते हैं ना जी। बोलते हैं 3 किलो खून है तुम्हारे शरीर में, 4 किलो खून है। तो पानी है ना वो ब्लड, तो उसको लीटर मिलीलीटर में लिखते हैं। तो 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 100 मिलीलीटर ब्लड में 20 मिलीलीटर। देखो अगर आपको लग रहा है कि सर सब याद नहीं रहेगा, ये आपको जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है, ऐसे याद करना, ठीक है। अच्छा इसको नहीं भी याद करोगे तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं, कोई नहीं पूछेगा नीट उट में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन, ठीक है, समझ गए। 3 लेकिन याद रखने हैं, ठीक है। तो लंग्स के एल्वोलाई के पास 100 मिलीलीटर ब्लड कितना ऑक्सीजन लेके निकला? 20 मिलीलीटर लेके निकला, जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जाते जाते जंक्शन आया, हर्ट क्या है? जंक्शन है, हर्ट क्या है? वो फिर वहां से फिर ट्रेन खुलेगी, हीमोग्लोबिन खुलेगा, कहां चलेगा? टिश्यू के पास। कहां चला जाएगा?
अब टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन देना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन ढो रहे तो देना पड़ेगा वहां पर। तो पता है आपको कि लेके चल रहा 20 मिलीलीटर, देगा वहां पे जाते पता है 5 मिलीलीटर ही देता है। अब 15 मिलीलीटर ब्लड खुद रख लेता है। बेईमानी हो गया ना जी, बेईमानी हो गया। तो एग्जाम में आता है कि भाई 100 मिलीलीटर ब्लड इतना ऑक्सीजन लेके निकला है, तो वो टिश्यू को कितना देगा, कितना, बस 5 मिलीलीटर। बेईमानी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 100 मिलीलीटर ब्लड है ना, gives only 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। खुद रख लिया। या एक बात याद रखो, ब्लड में ऑक्सीजन हमेशा होता ही है। क्या होता है? होता ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ रखता है। पूरा नील कभी भी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भाई? 3% प्लाज्मा होता है, और जो है 97% ऑक्सीजन होता है, और वह हीमोग्लोबिन से मिलकर के क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, गाड़ी प्लस पैसेंजर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जाकर के 5 मिलीलीटर बॉडी टिश्यू को दे देता है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो गया और जब बॉडी टिश्यू के पास जाएगा तो दोनों टूट जाएगा, तभी तो देगा उसको। गाड़ी से उतरोगे पैसेंजर तभी ना जाओगे उधर। बात को समझ रहे हो? तो वही चीज हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर क्या होता है, क्या कंडीशन होना चाहिए। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एल्वोलाई के पास कैसे अटैच हो गया और टिश्यू के पास कैसे डिटैच हो गया। एनसीईआरटी क्या लिखती है? लिखती है एल्वोलाई के पास ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अटैच हो जाता है, उसको बोलता है एसोसिएशन। क्या बोलता है? और जैसे ही टिश्यू के पास जाता है तैसे ही वो डिटैच हो जाता है, जिसको बोला जाता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो वही हम लोग को पढ़ना है, एसोसिएशन क्यों हो जाता है वहां पर और डिसोसिएशन नीचे क्यों हो जाता है। ठीक है, at alveoli at tissue, अच्छा देखो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन
इसको जुड़ने के लिए, एसोसिएट होने के लिए कुछ फैक्टर का होना जरूरी है। जैसे अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है जिस जगह पे, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर इसका उल्टा, जहां पर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस जगह पर ये दोनों टूट जाएगा। जुड़ेगा कहां पर, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम। और टूटेगा कहां पर, जहां पर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब आपसे पूछते हैं, दो ही जगह तो एक्सचेंज हो रहा है, यहां और यहां, तो टूटा टूटी यही दोनों जगह पे होगा ना, बीच में तो खाली ढोना हो रहा है। अब देखो एल्वोलाई के पास बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, सोच के बताना। और क्यों होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा यहां पर, क्योंकि सांस ले रहे तो ऑक्सीजन तो डायरेक्ट यही है ना, ले रहे हैं ना बार बार, ऑक्सीजन यहां ज्यादा होगा। यहां पर क्या ज्यादा होगा, टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन को खर्चा करके क्या बना देता है, तो ऑटोमेटिक यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। तो इसी पे डिपेंड है इसका जुड़ना और इसका टूटना। अब हम लोग देखते हैं, एल्वोलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, जुड़ने वाला हो गया ना काम, जुड़ जाएगा, एसोसिएशन। और टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम, टूटने वाला हो जाएगा। ठीक है, at alveoli oxygen and hemoglobin एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, एसोसिएशन takes place है ना, at alveoli following factor, फॉलोइंग फैक्टर, फैक्टर समझते हो, फैक्टर का हिंदी किसी को मालूम है, कारक, कारक कौन कौन कारक है, एट एल्वोलाई फॉलोइंग निम्नलिखित कारक है ना, फैक्टर आर एट एल्वोलाई फॉलोइंग फैक्टर आर, है ना, बहुत अच्छा टर्म लिख रहे हैं, एट एल्वोलाई फॉलोइंग फैक्टर आर, हाँ, सुइटेबल फॉर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। क्या क्या फैक्टर है आप बताओगे, क्या क्या फैक्टर है यहां पर, इसे नहीं चलेगा, क्या क्या फैक्टर है भाई, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा कि कम, ज्यादा है, ये इसके लिए फायदे में फेवरेबल है, सुइटेबल। कार्बन डाइऑक्साइड कम, कार्बन डाइऑक्साइड यहां क्या है, एल्वोलाई के पास, सभी लोग जानते हो। अच्छा बताओ, टेम्परेचर यहां ज्यादा होगा कि यहां नीचे होगा, लग भी रहा है ना, यहां हवा हुआ है तो कम होगा, तो सही में यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, यहां टेम्परेचर ज्यादा, तो कम टेम्परेचर दोनों को मिलाने में सहायक होता है। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, लो,
अच्छा, आपको पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर घटता है तो एसिडिक भी क्या होता है? घटेगा। और आपको बताया था एसिडिटी घटेगा तो H+ कंसंट्रेशन भी। इस पे दिमाग मत लगाना, ये आप लोग केमिस्ट्री में समझ जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर ही है ना, पढ़ोगे आप लोग। H+ कंसंट्रेशन और pH क्या होगा? बढ़ जाएगा। pH क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। ये सभी के सभी, है ना, ऑल आर, है ना, ठीक है। तो यहां क्या होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिल जाएगा और बन जाएगा कार्बोक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हमें जरूरत भी है भाई, यहां पर लोड होना किसका? ऑक्सीजन का ब्लड में जरूरत है ना, वो हो भी रहा है, ठीक है। अब टिश्यू के पास देखते हैं। अब क्या देखते हैं? टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास देखोगे तो यहां पर लिखते हैं, टिश्यू के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन टूट जाते हैं, ठीक है। तो लिख रहे हैं एट टिश्यू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन गेट डिसोसिएट at tissue oxygen and hemoglobin dissociation takes place, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। इसके लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी होता है, वो सारा फैक्टर यहां पर उपलब्ध है। तो क्या लिख रहे हैं? एट टिश्यू फॉलोइंग फैक्टर are suitable for oxygen and hemoglobin dissociation। इसको एक लाइन में लिखते हैं। अब आप लोग बताओगे ऑक्सीजन यहां कम की ज्यादा? कम, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, टेम्परेचर यहां ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, H+ भी ज्यादा, pH कम। ये सभी के सभी क्या कर देंगे, है ना, ये सभी के सभी क्या कर देंगे? डिसोसिएशन। और यहां पर क्या लिखेंगे? HbO2 ये टूट जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर एसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहां पर डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, टूट रहा है। डिसोसिएट मतलब टूटना। समझ में आया आपको? ये बात सब कुछ आया समझ में? क्या क्या हुआ? इंग्लिश पे मत जाना, इंग्लिश लिखे, हो सकता है अभी आप लोग नए नए हो, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता हो, लेकिन बात समझे कि नहीं? इंग्लिश को धीरे धीरे अपने आ जाता है, बात समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है। बता दोगे? बताओ। एल्वोलाई के पास क्या क्या है बताइए तो। कंडीशन, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा कि कम? बहुत सुंदर, ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ अब समझ गए आप। तो ये अगर है टेम्परेचर कम, है ना, तो ये किसके लिए जरूरी है? हाँ, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ने के लिए जरूरी है। अब टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ऐसे भी सोचोगे मंथन, अरे हाँ वहां तो कम ही होगा, क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टूट जाएगा।
और जैसे ही टूटेगा ऑक्सीजन कौन ले लेगा फटाक से? टिश्यू। कौन ले लेगा? टिश्यू। तो वहां लोडिंग और यहां अनलोडिंग हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम लोग अब इस चीज को इतना नहीं लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे? एसोसिएशन। क्या लिख देंगे? किसका एसोसिएशन? किसका एसोसिएशन? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, दोनों का मिलन। और डिसोसिएशन मतलब किसका? हीमोग्लोबिन और डिसोसिएशन दोनों जुड़ जाएंगे और डायरेक्ट टिश्यू के पास चला जाएगा। ठीक है, ये जो था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। अब देखो इसका ग्राफ भी साइंटिस्टों ने बनाया है ना, और उस ग्राफ का नाम है ना ऑक्सीजन, है ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक ग्राफ बनाया गया, उस ग्राफ से हमें समझाने का कोशिश किया गया है ना। ये देखिए डायरेक्ट खुल गया हमें, है ना। एनसीईआरटी देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। पिगमेंट है, बताए थे अभी आपको, प्रेजेंट इन द आरबीसी। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर इसीलिए कि मिलने के बाद वो बिछड़ भी जाएगा। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? विपरीत रिएक्शन, इसको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों तरफ हो जाए। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बताएं, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो बाइंडिंग ज्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप लोग ले लोगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या जरूरी होता है बाइंडिंग के लिए, एसोसिएशन के लिए? ऑक्सीजन का होना जरूरी है, प्रेशर ऑफ CO2 का होना जरूरी है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन का जरूरी है, और टेम्परेचर। ये सब फैक्टर इसके बाइंडिंग के लिए जरूरी होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर आपको एक कर्व दिया गया है ना, इसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या दिया हुआ है? ध्यान देना, डिसोसिएशन कर्व है ये, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नीचे के साइड में ग्राफ आप लोग अभी थोड़ा सा पढ़े हो 11th में, थोड़ा मोड़ा पढ़े हो, स्टार्ट हुआ है क्या? ग्राफ समझते हो? इसको ये एक्स एक्सिस में होता है और ये वाई एक्सिस। इधर भी कुछ लिखते हैं और उधर भी लिखते हैं, ठीक है। नीचे में लिखा गया है ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, मतलब आप बोलचाल की भाषा में ये याद रखो, इधर ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर जो दिया गया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग इधर लिखा हुआ है। देखो इसको समझो कैसे होता है। आपने ऑक्सीजन बढ़ाया, बाइंडिंग भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ाया, बाइंडिंग भी बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ाया, बाइंडिंग बढ़ेगा, बाइंडिंग बढ़ेगा, बाइंडिंग बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा सारा का सारा हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन चढ़ जाएगा। अब हीमोग्लोबिन बचेगा नहीं। हीमोग्लोबिन जैसे नहीं बचेगा, आप ऑक्सीजन को जितना भी बढ़ा लीजिए, जो परसेंटेज है दोनों का मिलने का, वो फिर कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा ग्राफ पढ़े हैं, सिग्मॉइड ग्राफ। सिग्मॉइड ग्राफ क्या होता है?
धीरे धीरे ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक समय क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर ग्राफ ऐसे हो जाए तो उसको कहा जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है वो ग्राफ ना आगे जा रहा है ना पीछे, वह एक ही जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो वही यहाँ पर इस ग्राफ से दिखाया गया है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ बनाएंगे जब भी, वो सिग्मॉइड होता है, धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक समय क्या होता है, रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि रुकने का कारण ये होता है सारा का सारा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, अब ऑक्सीजन आ भी रहा है तो हीमोग्लोबिन जगह नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो ना, जैसे मान लो किसी रोड में 5 गाड़ी चलता है, ठीक है, 5 बस चलता है। अब भीड़ में जानते हो दुर्गा पूजा छठ पूजा के साथ, अब ये बस क्या हुआ, वहां से खोला वहीं से भर के निकल गया। अब एक पैसेंजर नहीं बैठा सकता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक समय होता है कि पैसेंजर बौख रहा है लेकिन बस नहीं है, ऐसा भी होता है ना। तो वही यहाँ पर हीमोग्लोबिन बस है। अब 100 को मान लो हीमोग्लोबिन है और 150 ऑक्सीजन है, तो 100 के बाद रुक ही जाएगा ना, रुक जाएगा। जैसे देखो, हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, इस ग्राफ को आपको समझाते हैं। अच्छा, ये हो भी रहा है। अब जैसे ये देखो, ये इस तरह से है, ठीक है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, इधर मान लो ये पढ़ाई है, ठीक है, और इधर आपका सिलेक्शन है। क्या है, सिलेक्शन। कोई दिक्कत? अब आप पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे, इधर सिलेक्शन ही है ना, पढ़ाई बढ़ाते जाओगे सिलेक्शन बढ़ते जाएगा, पढ़ाई बढ़ाते जाओगे और एक समय बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, आपका सिलेक्शन, यहां पर मान लो सिलेक्शन का है, यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आपका पढ़ाई क्या होगा, रुक जाएगा। थोड़े ना आप पढ़ोगे 11 12, अब तो वहां का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो सिलेक्शन यहां पर है, पढ़ाई बढ़ाओगे सिलेक्शन का अथी भी बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक समय क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ के भी क्या करोगे आप 11 12। समझ रहे हो? तो ग्राफ आपका क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, अब नहीं बढ़ सकता, पढ़ ही नहीं पाओगे। समझ रहे बात? तो यहां पर देखने वाली बात यह भी है, चलो हटा देते हैं। तो अब जो ग्राफ बनाएंगे उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसे। तो इसका जो ग्राफ होगा सिग्मॉइड ग्राफ होगा, इस तरह से कांस्टेंट हो जाए। इधर ऑक्सीजन टेंशन है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इधर, और इधर है ना परसेंटेज सैचुरेशन
ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, है ना, वो लिखा गया है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन आप बढ़ाओगे दोनों का मिलने का रेट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा सारा का सारा हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा, उसके बाद फिर ये ग्राफ कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ इज सिग्मोइड, ग्राफ इज सिग्मोइड। ठीक है, ठीक है, बात को समझ रहे हो ना, बात को समझ गए। सिग्मोइड क्यों हुआ, सीधा क्यों नहीं गया, इसलिए सिग्मोइड हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा है, दोनों का मिलने का दर बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ते गया, ऑक्सीजन बढ़ते गया, लेकिन एक समय क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ही खत्म हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन अगर अब देखो बढ़ा भी रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है। देखो यहाँ सैचुरेशन का क्या मतलब है, सैचुरेशन मतलब भर जाना, क्या हो जाना, भर जाना। मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, उस पे 4 पैसेंजर बैठने लायक है, ठीक है, अगर 4 पैसेंजर बैठ गए इस पे तो गाड़ी क्या हो गया, फुल हो गया, क्या हो गया, फुल हो जाना ही क्या कहलाता है, सैचुरेशन, क्या कहलाता है, सैचुरेशन। तो यहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन दिखाया जा रहा है, और पैसेंजर बैठ रहा है, गाड़ी भर रहा, पैसेंजर बैठ रहा है, गाड़ी भर रहा, पैसेंजर बैठ रहा है, बोलते जाओ, पैसेंजर बैठा, गाड़ी बढ़ा, पैसेंजर बैठा, अब क्या हो गया, गाड़ी फुल। अब पैसेंजर क्या करेगा, पैसेंजर कितना आएगा गाड़ी में, जगह कांस्टेंट, बस रुक गया। तो इसका मतलब समझे कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या है, सैचुरेशन, मतलब दोनों भर गया, एक समय बढ़ गया, यहां जाकर के मान लो 100 पर क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो यहां पर जैसे हम दिखा रहे हैं, यहां 50 ऑक्सीजन है, कितना है, यहीं पे क्या हो गया है, 100 हो गया। अब 60 ऑक्सीजन लाओगे 100, 70 भी लाओगे 100, है ना, वहां 100 पैसेंजर है गाड़ी के पास, 100 पैसेंजर गाड़ी पे बैठ गया, अब एक और पैसेंजर आ गया, 101 हो गया, गाड़ी में पैसेंजर 100 ही रहेगा, चाहे फिर कितना आ जाओ, गाड़ी वाला आपको बैठाएगा नहीं, वही बात यहां पर हो गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर दिक्कत क्या आती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रहा है या ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये जो ग्राफ होता है यह शिफ्ट हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ा रहे हो तो ग्राफ इधर की ओर झुक जाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हो तो ग्राफ इधर झुक जाता है। इधर को कहा जाता है राइट साइड और ऊपर वाले को कहा जाता है लेफ्ट साइड, है ना। अगर CO2 बढ़ा रहे हो तो कर्व किधर की ओर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ, किधर होगा, अगर CO2 घटा रहे हो तो कर्व किधर की ओर होगा, लेफ्ट की तरफ। तो इसके बारे में बताया गया है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं तो कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, इस घटना को कहा जाता है बोर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो सैचुरेशन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो गया ना, यहां होता था, क्या हो गया, यहां हो रहा है,
मतलब दोनों के मिलने का जो गति हो गया कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है या ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो तो उधर लेफ्ट के साइड में, इसका मतलब है दोनों का मिलने का गति क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। अब यहां पर इसको समझोगे कैसे? गाड़ी और पैसेंजर के सामने मेन तो यहां पर है 100 को ही पैसेंजर रखेगा, लेकिन अगर आपने भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गाड़ी वाले ने, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? मतलब अब 70 में ही बढ़ गया गाड़ी, 70 ही लोग बैठे। गाड़ियां आपने भाड़ा क्या किया? 100 को नहीं बैठा, कितना बैठा? 70 को ही बैठा, शिफ्ट हो गया इधर। अगर किसी ने क्या किया? भाड़ा आधा कर दिया, कम कर दिया बहुत ज्यादा, तो क्या हो गया? भाड़ा आपने कम कर दिया, 100 को से भी ज्यादा बैठा लेगा, छत पे भी बैठा लेगा, आदमी बैठेगा हमको बैठा लीजिए। तो वही चीज यहां पर है। तो इसको पढ़े हम लोग, इसको लिखें। When carbon dioxide increase, when carbon dioxide increase, then curve shift towards right। किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? राइट के तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज देन कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बोर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वहां पर भी आएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे आप लोग, है ना। हालांकि ये हमें नहीं लग रहा है कि ये बायोलॉजी वाले बोर्ड है, ये क्या है? केमिस्ट्री वाले नहीं है, बायोलॉजी वाले बोर्ड है। सब बहुत का नाम होता है एक ही जैसा। इस बात को सब लोग समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत पूछा जाता है, बोहर इफेक्ट। पहली बात इसमें याद क्या क्या रखना है आपको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सिग्मोइड। कैसा होता है? ऐसा जो होता है ना कोई भी रचना, इसको कहा जाता है सिग्मोइड। पहली बात याद रखोगे इसको, सिग्मोइड ग्राफ होता है, ये होता है सिग्मोइड। दूसरी बात ये याद रखना है, CO2 बढ़ाएंगे तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और दिस फिनोमेना को कहा जाएगा बोहर इफेक्ट। ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको दिख रहा है। अब आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। आप बताओ, हमने 2 जगह बताया स्थान आपको, जहां पर टूटता, यहां पे जुड़ता है और यहां पर टूट जाता है। तो आप बताओगे कि राइट साइड किधर शिफ्ट होगा, टिश्यू के पास या लंग्स के पास? समझिए, थोड़ा बताइए। तो बेस क्या रखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बेस क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां बढ़ रहा है? टिश्यू के पास। तो वहां शिफ्ट किधर हो जाएगा? राइट की साइड। और लंग्स के पास किधर चला जाएगा? थोड़ा लेफ्ट में चल जाएगा, ऊपर की ओर। यही बात है ना, और बाकी यही रहेगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हमेशा, सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है कि पेड़ पौधे लगाइए। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइएगा, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फायदेमंद नहीं, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए। आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ा रहे हो तो हीमोग्लोबिन और
ऑक्सीजन दोनों का लिंक क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना, इधर नीचे बढ़ रहा है। ऑक्सीजन कम होगा तो शरीर में घटा है ना भाई, ब्रेन को प्रॉब्लम होगा, हार्ट को प्रॉब्लम होगा, शरीर के अन्य भाग को प्रॉब्लम होगा। तो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना जरूरी नहीं है। ये हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको जरा देखें आप लोग। हालांकि हमने ये एक्यूरेट नहीं बनाया है ना, इसको बस समझाने के लिए बनाया। ये 70-80 अपने मन से लिख दिया है, ठीक है, मन से नहीं लिखा, ये होता ही है, बस कर्व हमने इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो इसको जरा पढ़ करके देखो 2 सेकेंड। हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है उसको देखते रहिए। अब जो हमारा टॉपिक है वह है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। ऑक्सीजन का किसी को समझ में आया? सबको ऑक्सीजन का समझ में आया? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ जुड़ती है? लंग्स या टिश्यू के पास? कहाँ जुड़ती है? लंग्स के पास। और टूटती कहाँ पर है दोनों? टिश्यू के पास। अब आपसे पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी? टिश्यू के पास। और टूटेगी कहाँ पर? लंग्स के पास, एल्वोलाई के पास। यही बात है दोनों में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं उसके बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 7% प्लाज्मा उसको ढो देती है, 23% हीमोग्लोबिन ढोती है, और बाकी जो बचा 70% वह कार्बोनेट के फॉर्म में ढोती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसका कर्व मतलब समझ गए कहां पर ये हीमोग्लोबिन से एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन, यहां पर पूरी तरह से लिख लिया है ना। उसके बाद हमने ये जो लिखा था इसको ध्यान में, इसको देखिए 2 मिनट। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
लिख लिया? इसको देख लिया, अब इसी को पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे, इस चीज को लिख लेंगे, फिर एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में टिश्यू के पास क्या हो रहा है, एल्वोलाई के पास क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करना है ना। ऑक्सीजन का आप लोग ट्रांसपोर्ट समझ गए, 3% प्लाज्मा बहा देगी और 97% ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन चला गया टिश्यू के पास, टूट के चला गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इसको समझने के लिए हम लोग को दोनों जगह फिगर भी बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? प्लाज्मा 3% और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% जुड़ा और टूट गया, जाके दे दिया। अब इसको थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये तीन गाड़ी है यहाँ पर ढोने के लिए, तो इसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका पॉइंट लिख देते हैं 7% CO2 carried by plasma, 23 CO2 carried by hemoglobin, as carbaminohemoglobin, and 70% CO2 carried as बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब क्या करता है कि 100 मिलीलीटर ब्लड है ना, गिव ओनली 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वोलाई। मतलब एल्वोलाई में ये जाएगा, फेंका जाएगा, तो सोचो 4 ही मिलीलीटर एल्वोलाई के पास यह छोड़ती है, बाकी फिर अपने पास रख लेती है। ठीक है, अब एक चार्ट बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे इनका होता है। फिर स्टार्ट क्या करेंगे यहाँ पर, टिश्यू से, क्योंकि यहीं पर और एट एल्वोलाई, एट एल्वोलाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर रक्त वाहिनी बनाते हैं, ब्लड वेसल्स। थोड़ा सा काट करके इसको, ये है आपका ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी, और इसके अंदर ब्लड होगा। क्या होगा, ब्लड होगा। तो ब्लड इस तरह से, इसको डॉट डॉट जो है इसको हम दिखाते हैं प्लाज्मा से, और एक बना देते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये है आरबीसी और ये है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। क्योंकि भाई आप लोग नस देखे हो ना, नस में तो खाली ब्लड ही रहता है ना, और कुछ रहता है, ब्लड रहता है। तो ब्लड में दो ही पार्ट है, प्लाज्मा और सेल्स। तो आरबीसी को दिखा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी से कोई मतलब नहीं है, प्लेटलेट से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ टिश्यू है, तो टिश्यू आपको बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग सेल बना देते हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। ये सेल एक बना दिया,
सब मिला के टिश्यू हो गया। ठीक है, टिश्यू, ये ब्लड वेसल्स, को दिक्कत? ठीक। सेल या टिश्यू क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगी? सबको मालूम। अब कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां घुल जाएगा? प्लाज्मा में। कहां घुल जाएगा? कोई दिक्कत? घुल जाएगा। घुल गया। घुलने में कुछ लगता है क्या? अपने आप घुल जाता है। अब क्या होगा कि इसमें सत्तर % कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आरबीसी के अंदर चला जाएगा। ध्यान से देखना, आरबीसी के अंदर चला जाएगा CO2, या यहां पर पानी से रिएक्शन करके ये बना देता है H2CO3। दिख रहा है सबको? H2CO3। तो यहां लिख रहे हैं CO2 प्लस H2O पानी से रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता है। H2CO3 को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या करते हैं इसको? इधर देखो अमन, क्या कर रहे हो तुम फोन पे? फोन जरूरी नहीं है, इधर देखो। तो CO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है? H2CO3 बन गया। अब ये टूट जाएगा, H2CO3 ये टूट जाएगा और बना देगा H प्लस प्लस H माइनस CO3। अब ये HCO3 बाहर आ जाएगा, आरबीसी से बाहर आ जाएगा और इस तरह से ये आ जाएगा। और यहां पर सोडियम इस पे अटैक कर देगा। कौन कर देगा? सोडियम अटैक करके बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को कहा जाता है बाइकार्बोनेट। बन गया ना बाइकार्बोनेट 70%। CO2 क्लियर होना चाहिए। सेल से निकला, टिश्यू से बन करके आरबीसी में गया, आरबीसी में पानी से मिल करके क्या बनाया? H2CO3, और H2CO3 टूट गया H प्लस और इसमें, और ये कार्बोनेट आयन जो है ये बाहर प्लाज्मा में आ गया। प्लाज्मा में सोडियम इससे अटैच हो गया और बन गया बाइकार्बोनेट। इतना अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप नीट के स्टूडेंट है ना, अगर स्टूडेंट हो तो इतना आपको आना आवश्यक है। इतना आना आपको, ये जानना पड़ेगा आपको 70%। ठीक है, बाइकार्बोनेट का झमेला खत्म। कहाँ गया? ब्लड में आ गया ना। ब्लड में हमको मिला देना, फिर वहां पर छोड़वा देना है, ये करना है ना CO2 को। तो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में आ गया प्लाज्मा में आरबीसी से बन के। उसके बाद 7% CO2 तो डायरेक्ट प्लाज्मा में घुल गया। अब बाकी बचा 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में? हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर 23% कार्बन डाइऑक्साइड, 23% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यह जुड़ जाएगा CO2 प्लस HHB, HB मतलब हीमोग्लोबिन, और ये बन जाएगा HHbCO2। ये बन गया आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। एक चीज पूछा जाता है, ध्यान देना हमेशा, कि यहां पर देखो एक चीज होता है ना, ये बाइकार्बोनेट आयन माइनस वाला है, ये माइनस है ना, ये माइनस बाहर निकल गया तो अंदर में तो खाली हो गया ना एक चार्ज। तो इसको मैनेज करने के लिए ब्लड से ही क्लोरीन आता है, क्लोरीन माइनस।
मतलब ये माइनस निकला तो माइनस अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है, चार्ज कभी भी ना क्रिएट किया जाता ना डिस्ट्रॉय किया जाता। चार्ज कंजर्वेशन आप लोग पढ़ोगे तो चार्ज को हमेशा कंजर्व करना पड़ता है, शरीर को, किसी भी बॉडी को। पूरे ब्रह्मांड में चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो क्लोरीन यहां आ जाएगा, इसको कहा जाता है क्लोरीन शिफ्टिंग या हम्बर्जर शिफ्टिंग। तो तीनों हो गया आपका 7%, 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, 70% बाइकार्बोनेट। हो गया, लोड हो गया ना, ब्लड में लोड हो गया। अब धीरे धीरे वो जाएगा जाएगा जाएगा, स्टेशन पे पहुंचेगा, हार्ट के पास पहुंचेगा, हार्ट से फिर कहाँ चल जाएगा लास्ट में? एल्वोलाई के पास। कहाँ पर? और एल्वोलाई में इसको उठा उठा के क्या करेगा? फेंक देगा ना ब्लड, एल्वोलाई के अंदर CO2 को फेंक देगा। तो दूसरा फिगर यहाँ हम लोग बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग ब्लड वेसल्स को देख लेते हैं इस तरह से। ये हमारा ब्लड वेसल्स, यहां पर RBC है ना, RBC दोनों है। और इधर हम लोग बना देते हैं अपना फेवरेट एल्वोलाई। इधर क्या बनाएंगे? ठीक है। अब क्या होगा? सब कोई टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर सोडियम यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगा और ये बदल जाएगा सोडियम प्लस H माइनस CO3, बदल गया। अब ये SCO3 माइनस यहां चला जाएगा, H माइनस CO3, और यह जुड़ जाएगा H प्लस से और ये बन जाएगा SCO3। फिर ये SCO3 टूट जाएगा H2CO3 H2O में प्लस CO2 में, और ये कहाँ चला जाएगा? एल्वोलाई में। एल्वोलाई है ना ये सब, लंग्स के पास। तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में कितना परसेंट था यार? 70। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? एल्वोलाई। मतलब जैसे वो बना था वैसे ही टूट गया यहां जाकर, कोई दिक्कत? जैसे ही यहां पर बना था फलना, पहले पानी से जुड़ा, फिर बाइकार्बोनेट टूटा, फिर सोडियम से जुड़ा, फिर जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके CO2, वही तो है उल्टा रिएक्शन। CO2 अलग हो गया, जैसे जैसे जुड़ा था वैसे वैसे अलग हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद ये कार्बा हीमोग्लोबिन भी टूट जाएगा, HHbCO2, ये टूटेगा CO2 प्लस HHb, ठीक है। और ये CO2 फिर एल्वोलाई में चला जाएगा, ठीक है। और ये कितना परसेंट है? 23%। कितना है? और वो जो CO2 जो 7% था वह भी एल्वोलाई में चला जाएगा, अपने आप चला गया ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये पहुंचा, RBC पहुंचा, पहुंचते पहुंचते एल्वोलाई के पास आया, और जैसे जैसे बना था सब वैसे वैसे CO2 टूटेगा और डायरेक्ट धराधर धराधर धराधर। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया ना? अब देखो थोड़ा सा क्या होता है कि 2 घंटे का क्लास है तो ज्यादा मटेरियल हो जाता है, क्लास में थोड़ा हो जाता है, लेकिन घर में जाके आपका जो घर में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, घर में जाइए उसको 4 बार 5 बार पढ़िए, और जाइए उसी समय पढ़िए। आप क्लास है तो क्लास के बाद पढ़िए,
ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा दिए जाकर के एक दिन तो छुट्टी रहता है, आराम से कल रात उसको पढ़ेंगे, भूल जाओगे। हमेशा कहते हैं जब भी कोई भी क्लास करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जा करके तुरंत घर में उसको पढ़ो, आधा घंटा पहले। कपड़ा वपड़ा खोल, कपड़ा भी नहीं खोलो, सबसे पहले वही चीज पढ़ो आप। उसके बाद कल सुबह वो पढ़ना। ऐसा अगर कर रहे हो जैसे गए आराम से सोएंगे पढ़ेंगे, गलत चीज है। अगर ऐसा किए तो आपको बहुत फायदा होगा। हम कह रहे हैं ना, आप जीरो से हीरो बन जाओगे। 70% ऐसा स्टूडेंट आता है हमेशा 10th पास करके आए, 10th में कहाँ कुछ पढ़ा उतना। सीबीएसई से है तो थोड़ा पढ़ लिया, बिहार बोर्ड से है तो उतना पढ़ नहीं पाते हम लोग। सबका वही है, गांव में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो वहां पर उस तरह से पढ़ नहीं पाते, उस तरह का माहौल नहीं होता है, तो हमारा गैस्पिंग पावर जो है वो कम होता है। अब यहाँ आ गए डायरेक्ट इतना सा पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है ना। नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे डेली जा करके, तो फिर धीरे धीरे बोझ होने लगेगा, पढ़ाई बोझ होने लगता है। वही अगर डेली पढ़ोगे कभी बोझ नहीं होगा दुनिया जिंदगी में। और एक बार बोझ लगना बंद हो गया, ये पढ़ाई ऐसा चीज है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके चल जाता है। आप एमबीबीएस बन जाओ मतलब आपका कितना पुश्त आपका क्या हो जाएगा, आपका कितना पुश्त सही हो जाएगा। जो पुश्त खराब भी था, कुछ नहीं था घर में, सब कुछ आ जाएगा। गांव घर में रहते हो, कितनों के पास एसी है, कितनों के पास फ्रिज है, टाइल्स लगा हुआ है, फला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस लायक बनोगे तब। यहीं पर रहे हो जब मजबूरी में रहते हैं हम लोग, ना खाना मिलता है, ना पीना मिलता है, रूम जैसा मन तैसा मिलता है, हो सकता है खिड़की भी ना हो, ना हवा आता है, उसी तरह गुम्मस में सोते रहते हैं। वही आपके पास अगर पैसा रहता तो वैसा जरूरत नहीं होता। खाना भी, नाश्ता के लिए भी बच्चे से बहुत लोग, हम लोग भी ऐसा झेले हुए हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। 5 दिन में ही खर्च हो जाता है, 10 दिन में ही खर्च होता है। महीना भर का आया, पापा ने भेजा, लेकिन 10 दिन में खत्म हो जाता है। फिर जो 20 दिन होता है बहुत स्लो स्लो चलते हैं, है ना, बचा बचा के चलते हैं। तो ऐसा कंडीशन है, पापा तक था, आप में नहीं रहना चाहिए। आप अगर आप भी मतलब गरीबी में ही जी गए तो आपकी गलती है ना। आपके पास ऑप्शन है। अब जिसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त चीज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, उसका बात अलग है। लेकिन आपके लिए पास फैसिलिटी है, आप चाहो, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, एमबीबीएस निकाल सकते हो आप। खाली मेहनत करना हो, एमबीबीएस निकाल सकते हो, फिर आप बहुत आगे चल जाओगे। तो वही चीजें हैं, हाथ में, इसको जाने मत दीजिए। और पढ़ने का टाइम यही 3-4 साल होता है, और यही 3-4 साल दुनिया का सारा ऐश मौज अभी ही अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। थोड़ा घूम लेते, थोड़ा मूवी देख लेते, थोड़ा गेम खेल लेते, है ना, थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा लड़की से बात कर लेते, थोड़ा लड़का से बात कर लेते। सब जितना भी मतलब कि इनएक्टिव चीजें होती हैं सब इसी समय में होता है। वही आप 30 साल के बाद चलो, इतना मन नहीं करेगा कुछ चीज का, खेलने का मन नहीं करेगा, उतना मन नहीं होता है, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती। लेकिन अभी टाइम भी पढ़ने का है, और अभी का टाइम ऐश मौज पे भी दिमाग दौड़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर एक बार निकल गया एमबीबीएस, एक बार अगर निकल गया तो फिर ऐश मौज जिंदगी भर चल जाएगा। मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, याद रखना। आप 50 साल के भी मन बचपना ही होता है आदमी का, भले वो बाहर से दिखाता है, उसको भी हर चीज का शौक रहता है, लेकिन बंधा जाता है। वही आप कुछ कर लोगे, ज्यादा पैसा कमाने लगोगे, तो फिर वो सब शौक कर लोगे आराम से, दूसरों को भी करवाओगे। सबको इच्छा होता है मेरे मामा जी को देख ले, चाचा जी को देख ले, क्यों नहीं देख पाते? चाचा जी अगर गरीब हैं तो चाहते हैं कि हम लोग अंदर से कि उनको भी हम ऐसा कर दें, वो भी अच्छा लाइफ जिए, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि मजबूरी है, आमदनी नहीं है हमारे पास। समझ रहे बात को?
तो उस चीज को आप ही कर सकते हो। आपके भाई बहन जो भी हैं उनको भी प्रेरित करना आपका काम है। तो आप अगर आगे बढ़ोगे, अगर आप एक आदमी अगर आगे बढ़ गए, आपको देख करके आपका रिलेटिव में सारा जो भी आपसे जूनियर है सब आपके पथ पे चल जाएगा। अरे मेरे भैया का, मेरे मामा जी का हो गया तो मेरा भी क्यों नहीं हो सकता है। वो भी पढ़ने के लिए एकदम जागृत हो जाएगा। तो आप खाली नहीं बदलोगे, आपके कारण आपका पूरा रिलेटिव बदल जाएगा। समझ रहे बात को? इसलिए ध्यान दो पढ़ने में पूरा, है ना। अभी आपका 11th है, अभी दिमाग भी आपका इधर उधर नहीं है। तो जो भी आपको आ रहा है दिक्कत, लग रहा है कि मेरे पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको छोड़ दो, एकदम डायरेक्ट छोड़ दो। डिसीजन फटाक से, ऐसा नहीं कि क्या सोचेगा, छोड़ देंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। एकदम पढ़ रहे हैं तो मोबाइल छोड़ दो, उस समय उसको ऑफ करके रख दो। तो कुछ करना पड़ेगा, समझ गए इस बात को? तो वही चीजें हैं यहां पर बनाया टिश्यू ने, और अलग 3 तरीकों से उसको ब्लड में डाल दिया। ब्लड ने धोते धोते एल्वोलाई के पास जैसे आएगा, फिर जैसे बनाया था वैसे तोड़ दिया, फिर यहां आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए CO2 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और जोड़ने के लिए CO2 ज्यादा होना। टिश्यू के पास CO2 ज्यादा होता है तो उसके जुड़ने के लिए अच्छा है, और यहां पर CO2 कम होता है, टूटने के लिए अच्छा है। समझ रहे बात को? बस हो ही गया। तो इस बात को समझ गए आप लोग? तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, है ना, फॉर CO2 एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएशन PCO2 मस्ट इंक्रीज एंड PO2 डिक्रीज, है ना। PO2 ज्यादा होना चाहिए तभी ये एसोसिएशन होगा, है ना। ड्यूरिंग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मतलब CO2 प्लस Hb, यही ना होता है कार्बा, है ना। फॉर्मेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिक्वायर्ड, है ना। तो यहां पर CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, यहां पर एंजाइम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इससे ये जुड़ जाएगा CO2Hb, है ना। HHb CO2, ये जरूरी है। ये पूछा, देखो ये थोड़ा सा ये पूछा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको RBC में होता है और प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन प्लाज्मा में बहुत कम होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड जरूरी होता है इनको जुड़ने के लिए, ठीक है। समझ गए बात को? इस तरह से यह आपको, है ना। देखो इसी से आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो इसको आप लोग पढ़ोगे जाकर के, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसको समझ में अगर नहीं आएगा तो हमें मैसेज करेंगे। अगले क्लास में अगर इसको फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देंगे, है ना। और दूसरी बात, आप लोग क्लास के बाद 7 बजे तक पूछ सकते हो कुछ भी, कोई भी डाउट हो। ऐसा नहीं है कि खाली कुछ भी हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है, तो ये सारा बात हमको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टॉपिक 100% समझ में आए। तो जहां प्रॉब्लम आता है वहां पर पूछो, और कुछ ही दिनों में आप पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे बात को?
तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसमें एक लेक्चर बचा हुआ है, वो लेक्चर फिर एक क्लास का और है ये, उसके बाद फिर नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा ये बचा हुआ डिसऑर्डर वगैरह, समझ रहे हो। तो इसको आप लोग पढ़ के आओगे। आज जाओगे क्लास, घर में बैठ करके इसको कॉपी कलम निकाल करके इसको लिखोगे। शुरू शुरू में पढ़ाई करो तो उसको लिखते भी जाओ, बात को समझ रहे। जैसे उसको याद कर लिए, उसको पढ़े तो उसको थोड़ा थोड़ा लिखो शुरुआत में, उसके बाद नहीं लिखना। ऐसे रफ में ऐसे बैठ के लिख रहे हैं, जो ये सब डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो इसको घर में जाके खुद से बनाओ, समझ रहे हो। आज रहने देते हैं यहीं पर क्लास। अच्छा सर बता देंगे अभी।